हे गाइस, तो जैसे कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, एंसेस्टर कोर्स से आने के बाद तांग संग गोल्डन वैली में चला आता है और यहाँ पे कल्टीवेशन करना स्टार्ट करता है। ये दो फर्स्ट क्लास ब्लड लाइन को भी फ्यूज करने वाला था। अब आगे तांग संग अब इस प्रोसेस को भी स्टार्ट कर देता है। तांग संग को भी पता है कि गोल्डन मैनमूथ और बीहमत डीमन इन दोनों के पास डिफेंस स्किल काफी अच्छा है और इन दोनों का फर्स्ट ग्रेड का ब्लड लाइन है, तो इसका फिजिकल पावर भी काफी इंक्रीज करेगा। और ये जानता है कि ये लास्ट टाइम ये कर रहा है, इसके बाद ये गॉड लेवल पे जाने के बाद ही अपने फिजिकल बॉडी को इम्प्रूव कर सकेगा। ये दोनों ही ब्लड लाइन है 9 टियर के पीक पे हैं। थोड़ी देर बाद तांग संग के बॉडी में ये मर्ज होना स्टार्ट होता है। इस प्रोसेस के दौरान इसका बॉडी में काफी एनर्जी भी फ्लो करता है और इससे तांग संग का बॉडी भी इम्प्रूव होता जाता है, जिससे इसका फिजिकल पावर और भी इंक्रीज करता है। गोल्डन मैनमूथ डीमन के ब्लड को सॉलो करने के बाद तांग संग बीहमत डीमन के ब्लड को सॉलो करने लगता है। पहले ब्लड लाइन को सॉलो करने में इसे 1 दिन लग जाते हैं और इसमें इसका मसल भी पहले से और भी इम्प्रूव हो जाता है। इसका मसल्स भी फुल जाते हैं पहले के कंपैरिजन में। अब 3 दिन तक तांग संग इसका इफेक्ट को एब्जॉर्ब भी कर रहा होता है। इसके बाद तांग संग इसके फ्यूजन को भी ट्राई करने वाला है। इसमें भी काफी दिन से लग जाते हैं और इस तरह से ये प्रैक्टिस करता रहता है। इस कारण से इसके दूसरे स्किल भी अफेक्ट होते हैं, जिससे इनसे भी लाइट फ्लैश करता है। बीहमत ब्लड भी इसके बॉडी में 3rd नंबर पे आकर बैठ जाता है। ये फील कर सकता है कि बीहमत ब्लड काफी एग्रेसिव नेचर का है। तांग संग बीहमत और मैनमूथ ब्लड को एक साथ में फ्यूज करने का ट्राई करता है, जबकि ये दोनों इसके बॉडी में फ्यूज हो चुके हैं। फिर ये फाइनल फ्यूजन के प्रोसेस को स्टार्ट कर देता है। ये फील कर सकता है कि इन दोनों के बीच में रिपल्सिव फोर्स काफी ज्यादा है, लेकिन फिर भी स्वान टियानगोंग के प्रेशर के अंदर में इन दोनों ब्लड लाइन को सबमिट करना ही पड़ जाता है। टाइम भी पास करता जाता है और धीरे धीरे ये दोनों ब्लड लाइन भी एक साथ में आना स्टार्ट कर देते हैं और ये फ्यूज होते जाते हैं। इस दौरान इसके स्पेशल सी से गोल्डन फ्लेम भी रिलीज होता है, जो कि इसके बॉडी में आकर इसके डांटियान को प्यूरिफाई करता है, जिसके कारण से इसके बॉडी से गोल्डन लाइट भी फ्लैश करता है। ये फील कर सकता है कि इसके स्पिरिचुअल सी से काफी पावर भी फ्लो कर रहा है फ्यूजन के कारण से, और ये अनस्टेबल भी होता जा रहा है, जो कि अच्छी बात नहीं है। तांग संग इसे स्टेबल करने का ट्राई करता है। इस टाइम पे तांग संग के बॉडी से गोल्डन लाइट भी रिलीज हो रहा है। इससे आसपास के थिंग्स भी अफेक्ट होते हैं। गोल्डन ट्री भी शेक करता है इस गोल्डन लाइट के कारण से। ऊपर स्काई में भी काले काले बादल भी आना स्टार्ट हो जाते हैं और ये काफी गरजते भी है। ये फील कर लाइगर क्लैन के लोग भी सोचते हैं ये पावर कहाँ से जनरेट हो रहा है। तांग संग अपने बॉडी में गोल्डन लाइट को प्रेस करता है और इसे ये कंप्रेस करता है। इस बार फ्यूजन से जो ब्रांड हासिल हुआ है, ये दूसरा ब्लड लाइन ब्रांड से काफी ज्यादा साइन कर रहा है। इस होल प्रोसेस में इसे काफी पेन से भी गुजरना पड़ा है, लेकिन अब ये खत्म हो चुका है। बीहमत और गोल्डन मैनमूथ ब्लड लाइन ये दोनों ही फर्स्ट क्लास के ब्लड लाइन है। फ्यूज होने के बाद ये दोनों ब्लड लाइन फर्स्ट क्लास के ब्लड लाइन के अपर लिमिट पे आ जाते हैं, यानी कि इस वर्ल्ड में एक ब्लड लाइन कितना टॉप पे जा सकता है उस टॉप पे ये चला जाता है। अपर लिमिट से ज्यादा ये नहीं जा सकेगा, इसे प्लेन अलाउ ही नहीं करेगा ऐसा होने का। इस कारण से भी क्रिस्टल डीमन एम्परर का ब्लड लाइन जो कि अपर लिमिट पे है, ये और ज्यादा इवॉल्व नहीं हो सकता है। अगर ये होगा फिर इसे प्लेन के थ्रू सप्रेस कर दिया जाएगा। हालांकि तांग संग अपने गॉड किंग के पावर को यूज करता है, सी टाइटन के पावर को यूज करता है इन दोनों ब्लड लाइन के फ्यूजन के लिए और अपर लिमिट को क्रॉस करता है। ये वर्ल्ड का पावर इसे सप्रेस करने का ट्राई करता है, मगर जबकि इसके पास ट्राइडेंट का पावर है, फिर ये इस पावर को यूज कर इस वर्ल्ड के प्रेशर को हैंडल करता है और इसे रोकता है, जिसके कारण से तांग संग 2 ब्लड लाइन के फ्यूजन में सक्सेसफुल हो जाता है। और इस दौरान तांग संग का बॉडी भी काफी ट्रांसफॉर्म होता है, पहले से काफी ज्यादा पावरफुल भी हो जाता है और इसका अपीयरेंस भी काफी चेंज होता है। ये पूरा ही प्रोसेस अब 7 दिन तक चलता है। इसके डांटियन में सिर्फ गोल्डन लाइट ही इमिट होता है। फ्यूजन के बाद ये ब्रांड भी अब सेटल होना स्टार्ट हो चुका है। तांग संग का ये पहला सुपर ब्लड लाइन है जो कि इसके पास में आ चुका है। ये इसका नाम है जिनमैन ब्लड लाइन रखता है। तांग संग सोचता है अगर ये कुछ और सुपर ब्लड लाइन को हासिल कर सका, फिर जब ये गॉड किंग लेवल पे चला जाएगा फ्यूचर में, फिर ये अपने पिछले लाइफ से और भी ज्यादा पावरफुल भी बन सकेगा। यहाँ पे डार्क डीमन एम्परर के साथ में फाइट के बाद से अब 1 महीना हो चुका है। इधर कैरी सिटी में मी गॉन्जी अभी भी साइड फील कर रही है। जब से एंसेस्ट्रल कोर्ट से आई है, कैरी सिटी में काफी मॉन्स्टर एस है। इस न्यूज को सुनकर सरप्राइज है। इधर मी गॉन्जी सोचती है सूरा मेरे साथ है, इतना अच्छा कैसे हो सकता है, और अंत में वो मुझे प्रोटेक्ट करते हुए मारा भी गया। मैंने क्यों नहीं उसे उसके मार्क को निकालने को कहा। मुझे उसके फेस को देखना चाहिए था। मुझे उसके साथ में जबरदस्ती करना था उसके फेस को देखने के लिए, ताकि मेरे दिल में उसका एक इमेज तो बना रहता और मैं उसे याद कर पाता उसके फेस को देखकर अपने दिमाग में। इतने में इसके फादर आते हैं और ये कहते हैं मैंने ऑलरेडी तुम्हारे सिटी लॉर्ड बनने के लिए सभी काम को कर दिया है, तुम्हें भी अब सूरा के गम से बाहर आना होगा। वो जा चुका है, मगर उसने जो तुम्हारे लिए किया है तुम्हें उसे याद रखना है, उसे बर्बाद मत करो। ये कहती है मैं उसे बुला नहीं पा रही। एक पर्सन कैसे दूसरे के लिए मरने के लिए भी रेडी हो सकता है। ये कहते हैं मैं जानता हूँ कि तुम क्या फील कर रही हो, मगर तुम्हें भी समझना होगा अभी एंसेस्टर कोर्ट हमारे अगेंस्ट एक्शन नहीं लेने वाला है, लेकिन अगर तुम्हें सिटी लॉर्ड बनना है फिर तुम्हें रेडी होना होगा। अभी भी काफी डेंजर आना बाकी है। ये कहते हैं क्या तुम उसके लिए रिवेंज नहीं लेना चाहती हो। ये सुनकर इनकी ओर देखती है और कहती है रिवेंज। पीकॉक डीमन किंग कहते हैं एनिमी डार्क डीमन एम्परर है और हमारी एंसेस्टर इनसे भी ऊपर रैंक की एम्परर हुआ करती थी। तुम्हारा टैलेंट उनसे भी काफी अच्छा है, तो तुम उनसे भी ज्यादा पावरफुल भी बन सकती हो फ्यूचर में, और जब तुम उस लेवल पे चली जाओगे फिर तुम
तुम अपना रिवेंज भी ले सकोगी, लेकिन तुम्हें उसके लिए स्ट्रांग बनना होगा। ये सुनकर मी गोंजी भी कहती है मुझे रिवेंज चाहिए, मुझे रिवेंज लेना है। ये कहते हैं फिर तुम्हें पहले तो गॉड लेवल पे जाना होगा, फिर तुम्हारा रोड टू रिवेंज भी स्टार्ट हो सकेगा। तुम्हें अपने मेंटल पावर को पहले स्टेबल करना होगा। जब तुम अपने लिमिट पे चली जाओगी फिर मैं तुम्हारे लिए एक पिल को रेडी करूंगा जिससे तुम्हें ब्रेक थ्रू करने में हेल्प होगा। मी गोंजी कहती है मैं कैरी कॉलेज वापस जाना चाहती हूँ, वहाँ पे मैं बड़ी हुई हूँ, तो फिर अगर मैं वहाँ पे जाती हूँ तो मैं रिलैक्स भी कर सकूंगी। ये सुनकर ये इसे परमिशन दे देते हैं वहाँ पे जाने के लिए। ये अपने थिंग्स को पैक कर अब टेलीपोर्ट होकर कैरी कॉलेज के पास में आ जाती है और गेट पे थोड़ा ये खड़ा होने के बाद ये माउंटेन्स पे चढ़ना स्टार्ट करती है। ये सोचती है मुझे मेरे ब्रदर का रिवेंज लेना ही होगा और मुझे जो मेरे ब्रदर ने सिखाया है मुझे उसे स्ट्रॉन्ग स्किल में डेवलप करना होगा। अंदर ही अंदर ये उम्मीद कर रही होती है कि शुरा इसके पास लौट कर आ जाए। ये सोचती है कि उसने प्रॉमिस किया था वो जरूर आएगा। ये अभी भी समझ नहीं पाती कि ये शुरा को लेकर क्या फील करती है और किस तरह का फीलिंग है डेवलप कर रही है उसके लिए। लेकिन जो भी है ये इस टाइम पे अभी अधूरा फील कर रही है। उसके बिना में टाइम भी पास करता जाता है। ये गेट पे आकर वेट किया करती है मगर अभी भी शुरा नहीं आता। इससे इसका उम्मीद भी धीरे धीरे अब खत्म होता जाता है, लेकिन फिर भी ये आकर वेट करती ही रहती है। जब जब दिन पास करता है और शुरा नहीं आता है ये सोचती है शायद वो सच में मारा गया है, इस कारण से ही वो आ भी नहीं रहा। वेट करने के दौरान ये डार्क डीमन एम्पर के बारे में भी सोचती है और ये काफी गुस्सा भी हो जाती है। इसका किलिंग इंटेंट भी रिलीज होता है। सडनली इसके पीछे एक फिगर भी आता है और कहता है मैं यहाँ पे साफ सफाई कर रहा हूँ, अगर हटोगी तो फिर मैं अपने काम कर सकूंगा। ये कहती है बाद में आना और उसका किलिंग इंटेंट भी रिलीज होता है। ये फिगर कहता है सिस्टर मी क्या तुम मुझे भूल चुकी हो। ये सुनकर ये इसकी ओर देखती है और ये फिगर इसे जाना पहचाना लगता है। ये भूल चुकी है कि तांगसंग कैसा दिखता था, जबकि तांगसंग का भी अपीयरेंस चेंज हो चुका है। फिर ये तांगसंग को पहचान भी नहीं पाती। तांगसंग जानता है कि इसका ब्लड ओथ अब जा चुका है और अगर ये कह भी दे कि ये शुरा है फिर भी ये यकीन नहीं करने वाली है। जबकि उस फाइट के बाद से तांगसंग का अपीयरेंस काफी चेंज हो चुका है। फिर तांगसंग देखता है कि ये यहाँ पे काफी दिन से वेट कर रही है। ये इसे पूछता है क्या तुम कुछ खाना चाहती हो, क्या तुमने कुछ खाया है अब तक। इस पे ये कहती है नहीं। ये पूछती है तुम्हारा हेयर कलर क्यों चेंज हो गया है। तांगसंग कहता है मेरा ब्लड लाइन म्यूटेट हो गया है, इसके कारण से मेरा हेयर कलर भी चेंज हुआ है। तांगसंग से यहाँ से चलने को कहता है मगर ये जाने से मना कर देती है और साथ ही तांगसंग के साथ में अच्छे से बात भी नहीं करती। ये समझ जाता है कि ये शुरा के कारण से ही परेशान है और ये उसके कारण से ही किसी के साथ में अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। तांगसंग अभी ये अपने ओरिजिनल फॉर्म में ही है। ये शुरा के मार्क्स को पहना भी नहीं है। ये चाहता है कि ये इसे सब कुछ बता दे मगर ऐसा करने से और भी कॉम्प्लिकेशन काफी हो सकता है। तांगसंग उन क्वेश्चंस को आंसर नहीं कर सकेगा जिसे ये एक्सप्लेन नहीं करना चाहता है कि इस एज में ही इसके पास में इतना नॉलेज कहाँ से आ गया है और ये इतना स्ट्रॉन्ग क्यों है। टाइम पास करता जाता है और तांगसंग भी इसके साथ में ही खड़ा होता है। जबकि मी गोंजी अपने आंखों को खोलती है फिर ये देखती है कि तांगसंग अभी भी यहाँ पे ही है और ये इसे कहती है तुम यहाँ पे क्यों हो, तुम क्यों नहीं जाते यहाँ से, जाओ और जाकर अपने काम करो। ये कहता है मेरा काम खत्म हो चुका है। मी गोंजी से इग्नोर करते हुए वेट करना स्टार्ट करती है। तांगसंग इसे देखकर फिर सोचता है क्या मैं इसे सब कुछ बता दूं। काफी थिंग्स तांगसंग के मन में अभी चल रहा होता है और ये भी काफी इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है। इमोशन में आकर अभी ये खुद को रोक भी नहीं पाता और ये जाकर पीछे से मी गोंजी के शोल्डर को पकड़ लेता है। ये देखकर मी गोंजी भी इसे धक्का देती है और कहती है क्या कर रहे हो तुम। तांगसंग अपनी आवाज को चेंज कर ये शुरा की आवाज में कहता है मेरी बातों को सुनो। ये सुनकर मी गोंजी भी काफी सरप्राइज हो जाती है और ये समझ नहीं पाती कि ये आवाज ये कैसे निकाल सकता है। तांगसंग इसे उदास नहीं देख पाता और ये सोचता है इसे मैं अब सब कुछ बता देता हूँ। तांगसंग कहता है हाँ मैं शुरा ही हूँ। तांगसंग ही शुरा है, शुरा अभी मरा नहीं है, मैं हमेशा से ही तुम्हारे साथ में हूँ। तांगसंग कहता है मैं पहले अपने आइडेंटिटी को प्रूव कर देता हूँ फिर हम दोनों को बात करने में आसानी होगा। इसके पास ही आकर अब इसके हाथों को पकड़कर ये स्काई सर्कल को परफेक्टली ड्रॉ करता है। जब ये ऐसा कर रहा था फिर मी गोंजी को वही फीलिंग आता है जो इसे शुरा के साथ में आया करता था। तांगसंग फिर ये अपने लाइगर पावर को शो करता है और फिर ये अपने पीकॉक पावर को भी शो करता है और साथ ही ये अपने गोल्डन विंग्स को भी दिखाता है। ये देखकर ये कहती है तुम नहीं हो सकते हो, उसका ब्लड कसम चला जा चुका है, तुम झूठ बोल रहे हो। इस पर तांगसंग से कहता है ब्लड कसम इसलिए गायब हो चुका है क्योंकि मैं मर गया था, इस कारण से ही मेरे बॉडी से ये कसम भी वाश हो चुका है। जब मैं डार्क डीमन एम्पर के साथ में फाइट कर रहा था फिर मैं खुद को ब्लास्ट कर लिया था, इस कारण से ही वो यकीन कर लिए कि मैं मर चुका हूँ और वो चले गए थे। क्या तुम्हें याद है वो अमिती कॉइन डीमन एम्पर भी यूज किया करते हैं क्योंकि ये स्पेशल सेंसेस को रीस्टोर कर सकता है। जब मैं उस टाइम पे खुद को डिस्ट्रॉय कर दिया था उससे पहले मैंने खुद को डिफरेंट टाइम जोन में अपने बॉडी को रीस्टोर कर दिया था, जिसके कारण से डार्क डीमन एम्पर के जाने के बाद काफी टाइम बाद में फिर वापस से मैं अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को रीस्टोर कर पाया और अमिती कॉइन से मैं अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को वापस से गेन कर सका और इसमें मुझे काफी टाइम भी लग गया। मी गोंजी इसके बात को सुनकर फिर भी डाउट करती है क्योंकि इसका माइंड में जो शुरा का इमेज बना हुआ है
उसे ये चेंज नहीं कर सकती है बस तांगसंग को देखकर, जो कि शुरा होने का दावा कर रहा है। मी गोंजी कभी भी तांगसंग और शुरा को एक साथ में इमेजिन नहीं की है, इस कारण से भी इसे काफी प्रॉब्लम होता है इस सच्चाई को मानने में। ये भी इस तरह के हैरान कर देने वाला सच्चाई को हजम भी नहीं कर पा रही है, इस कारण से भी इसे प्रॉब्लम होता है। तांगसंग कहता है, मैं इस कारण से ही तुम्हें अपना रियल फेस को दिखाना नहीं चाहता था। मैं जानता था कि जब तुम मेरे फेस को देखोगी तो फिर तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। मेरा ओरिजिनल प्लान था कि मैं तांगसंग बनकर तुम्हारे पास में आ सकूं और तुम्हारे प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं, लेकिन जब मैं तुम्हें साइड देखा फिर मुझसे रहा नहीं गया और मुझे तुम्हें सब कुछ सच बताना पड़ा। तांगसंग इसे कहता है, अभी मैं ही शुरा हूँ जो कि मास्क नहीं पहना हुआ है। अगर तुम्हें कोई क्वेश्चन है तो तुम पूछ सकती हो। मेरे टीचर मेरे बारे में जानते हैं, तुम्हारे अलावा सिर्फ वही मेरे बारे में जानते हैं कि मैं शुरा हूँ, और इस कारण से भी वो तुम्हें कहे थे कि तुम शुरा पे ट्रस्ट कर सकती हो, नहीं तो फिर वो ऐसा क्यों करते। मैं स्काई फॉक्स ब्लडलाइन को भी यूज कर सकता हूँ। जब मैं फर्स्ट टाइम तुमसे कॉलेज में मिला था उस टाइम पे मैं लकपाल को यूज किया था। इस पे मी गोंजी कहती है, तो फिर तुम मेरे साथ में ही हमेशा क्यों रहना चाहते हो और मेरे लिए तुम इतना कुछ क्यों करते हो, तुम मेरे लिए इतना काइंड क्यों हो, अब जरा इसे एक्सप्लेन करके बताओ। इस पर तांगसंग कहता है, जो मैं बोलने जा रहा हूँ तुम्हें इस बात पे विश्वास भी नहीं होगा, मगर सुनो। ये कहता है, क्या तुम री-इनकार्नेशन पे विश्वास करती हो। मी गोंजी कहती है, क्या री-इनकार्नेशन। तांगसंग कहता है, इससे पहले वाले लाइफ में तुम और मैं हम दोनों साथ में हुआ करते थे। तुम मेरी वाइफ हुआ करती थी। पिछले लाइफ में मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सका और तुम मारी गई। तुम्हारा री-इनकार्नेशन हो गया था और मैं भी तुम्हारे लिए अपना सभी पावर को छोड़कर यहाँ पे इस वर्ल्ड में आ गया, तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए और तुम्हारे साथ में रहने के लिए, एक साथ फिर से होने के लिए, ताकि हम फिर से अपने वर्ल्ड में लौट सकें। पिछले लाइफ में मैं एक काफी पावरफुल बीइंग हुआ करता था। इस वर्ल्ड के एम्परर से भी ज्यादा मैं पावरफुल हुआ करता था। जब तुम्हारा जन्म हुआ फिर तुम्हें हमारे पिछले लाइफ का कोई भी मेमोरी याद नहीं है, मगर मैं अपने पावर के कारण से जब जन्म लिया फिर मेरे पास मेरा पावर तो नहीं था, लेकिन मेरे पिछले लाइफ का मेरा मेमोरी मेरे साथ में रहा और मेरा नॉलेज भी मेरे साथ रहा। जब मैं तुमसे मिल्क शॉप में मिला था फिर मैं उस टाइम पे काफी खुश हुआ था कि इस वर्ल्ड में मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। तांगसंग ने जो अभी कहा है इस पे मी गोंजी को कुछ भी समझ में नहीं आता। एक्चुअली ये समझ तो जाती है, लेकिन ये क्या बोले ये भी नहीं जानती। ये इस बात को हजम नहीं कर पा रही है। कोई कैसे इस तरह की स्टोरी पे यकीन कर सकता है, लेकिन ये एक बात तो समझ जाती है कि क्यों इसके पास में इतना ज्यादा नॉलेज और इतना पावर है। ये कहती है, तुम मेरे हस्बैंड हुआ करते थे पिछले लाइफ में। तांगसंग हाँ कहता है, इस कारण से भी मैं तुम्हें एक्सप्लेन नहीं करना चाहता था क्योंकि कोई भी इस पर विश्वास नहीं करेगा। लेकिन फिलहाल एक बात को याद रखो, तांगसंग हो फिर चाहे वो शुरा हो, ये दोनों ही तुम्हारे लिए ही बने हैं और तुम्हें ये हमेशा ही प्रोटेक्ट करते रहेंगे। जब तुम गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करोगी फिर मैं चाहता हूँ कि तुम सी में करो। इस पे ये कहती है, ऐसा क्यों। तांगसंग कहता है, क्योंकि मैं पिछले लाइफ में सी गॉड हुआ करता था। इस पे मी गोंजी कहती है, तो फिर वो तुम थे जो जिंगफिंग डेमन एम्परर को भगा दिया था। ये कहती है, मुझे अकेले छोड़ दो, मैं अभी इसे हजम नहीं कर पा रही हूँ। ये टेलीपोर्ट होकर यहाँ से चली जाती है। इधर तांगसंग भी कहता है, तुम्हें इस बात को खुद ही हजम करना होगा, इसमें मैं कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन मैं फिर भी तुम्हारे साथ में ही रहूंगा। अब ये भी यहाँ से चला जाता है। इनके जाने के बाद अब टाइम भी पास करता जाता है। फाइनली अब मी गोंजी को सब कुछ पता चल चुका है कि शुरा ही तांगसंग है और क्यों ये इसके पीछे में आता रहता है। अब इस पे ये कैसे रिएक्ट करने वाली है अब हमें ये आगे ही पता चलेगा। कैरी सिटी में अभी कोई भी एम्परर नहीं है जो कि इसे कंट्रोल भी कर सके। एक मेन सिटी को एम्परर ही कंट्रोल करता है, लेकिन फिलहाल कैरी सिटी में ऐसा नहीं है। एक मेन सिटी को कंट्रोल करने से एम्परर का सोर्स ऑफ इनकम भी इंक्रीज करता है। अभी मोस्ट पावरफुल एम्परर क्रिस्टल डीमन एम्परर है जो कि ड्रैगन क्लैन से बिलोंग भी करते हैं। इनके पास में भी एक मेन सिटी है जिसे ये कंट्रोल भी करते हैं। शॉर्ट्स एंड डीमन एम्परर इनके पास में कोई भी सिटी नहीं है, इस कारण से भी इनका इनकम दूसरे एम्परर से कम भी है। पिकॉक डीमन रेस से ये पहले काफी पावरफुल हुआ करते थे, मगर अब नहीं। इनके क्लैन में कोई भी एम्परर नहीं बचा है। अब तक ये कैरी सिटी को इसलिए कंट्रोल कर पा रहे थे क्योंकि टिहानु एम्परर इन्हें करने दे रहे थे। जब से इनके क्लैन से एम्परर मारा गया है इन्हें एंसेस्ट्रल कोड से प्रोटेक्शन मिला था, इस कारण से भी ये रूल कर पा रहे थे अब तक के। लेकिन जब से जिंगफिंग डेमन एम्परर आकर अटैक किया है कैरी सिटी में नोबल भी समझ चुके हैं कि अब एंसेस्ट्रल कोड भी कुछ नहीं करने वाला है। हालांकि जब से मी गोंजी चैंपियनशिप को जीत कर आई है कैरी सिटी में काफी बातचीत भी चल रहा है कि ये न्यू सिटी लॉर्ड भी बनने वाली है, लेकिन मेन प्रॉब्लम इसके ह्यूमन होने के कारण से ही आ रहा है, जबकि ये प्योर मॉन्स्टर नहीं है। तो फिर अभी पिकॉक रेस भी अपने प्रोफाइल को लो ही मेंटेन करके रख रहे हैं। मी गोंजी अपने फादर के पास में आती है इनसे बात करने के लिए। ये कहते हैं, तुम्हारा मूड अब सही लग रहा है, तुम अब सैड नहीं हो उसके डेथ को लेकर। ये कहती है, शुरा अभी मरा नहीं है, वो अभी भी जिंदा है। इस पे ये सरप्राइज होते हैं। ये कहते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए कि अभी सबसे इंपॉर्टेंट काम है क्या है, एक गॉड लेवल पे जाना तुम्हारे लिए। मैंने सभी थिंग्स को रेडी कर दिया है। एक रूलर अपने बातों को प्रूव नहीं कर सकता, लेकिन वो अपने पावर से सभी को कन्विंस कर सकता है। तुम्हें पावरफुल बनना ही होगा। तुम गॉड लेवल पे कहाँ पे ब्रेक थ्रू
करना चाहती हो। इस पे ये कहती है मैं समुद्र में जाकर ये करना चाहती हूँ। ये सुनकर ये कहते हैं क्या समुद्र में तुम्हें सी गॉड के बारे में याद होगा, वो भी वहाँ पे ही रहता है, वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ये कहती है डोंट वरी, ऐसा कुछ नहीं होगा, समुद्र एरिया सही रहेगा, वहाँ पे कोई भी सोच नहीं सकता है कि मैं ब्रेक थ्रू कर सकती हूँ। इसका फादर ये सुनकर कहते हैं ठीक है मैं इस बारे में सोचूंगा, लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हें वहाँ पे ब्रेक थ्रू करना चाहिए, तुम्हें हमारे क्लैन में ही ब्रेक थ्रू करना चाहिए, यहाँ पे तुम सेफ रहोगी। मैं सभी थिंग्स को अब रेडी कर देता हूँ। लेकिन ये भी जानते हैं कि इनके क्लैन में भी काफी हैं जो मी गोंजी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं और ब्रेक थ्रू के टाइम पे कुछ भी हो सकता है, और ये बात ये भी जानते हैं। तो एक सेफ प्लेस को फाइंड करना काफी इंपॉर्टेंट भी है। अभी मी गोंजी को कहते हैं तुम भी जाओ और जाकर रेडी हो जाओ, इस बीच तुम्हें भी कल्टिवेट करते रहना चाहिए, अपने मेंटल स्टेट को स्टेबल करते रहो। मी गोंजी यहाँ से निकलने के बाद ये तांगसंग से मिलने जाती है। जब भी आती है फिर तांगसंग शुरा का मास्क को पहने हुए है और ये कहता है अगर तुम चाहो तो फिर मैं इस मास्क को हमेशा ही पहने रह सकता हूँ। ये कहती है नहीं अब इसका जरूरत नहीं है, तुम ही हो, अब इस मास्क का कोई काम नहीं है। ये कहती है मैंने अपने फादर से ब्रेक थ्रू करने की जगह पे बात किया है, वो मान नहीं रहे सी गॉड को लेकर। इस पर तांगसंग से कहता है डोंट वरी, तुम उन्हें कह सकती होगी तुम सी गॉड को जानती हो, तुम जब छोटी थी फिर समुद्र के किनारे में तुम खेल रही थी, उस टाइम पे तुम सी गॉड से मिल सकी थी। मैं सी गॉड का दूध बनकर तुम्हारे साथ में आऊंगा और तुम्हारे फादर को मैं कन्विंस कर सकता हूँ, मेरे पास एक प्लान है। ये सुनकर मी गोंजी को कुछ याद आता है। ये सोचती है सूरा चुटकियों में इसके प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया करता था, ये सच में सूरा ही है। ये सुनकर ये कहती है ठीक है। तांगसंग से कहता है जब तुम ब्रेक थ्रू करो फिर तुम्हें थंडर ट्रिब्यूलेशन को यूज कर अपने ब्लड लाइन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकती हो, ह्यूमंस के पास काफी एडवांटेज भी होता है। ये कहती है ठीक है हम 3 दिन बाद यहाँ पे मिलते हैं। इसे तांगसंग भी एंसेस्टर कोड से आने के बाद काफी अच्छे से ग्रो किया है, मगर अभी भी इसे भी काफी काम करना बचा हुआ है, जबकि इसके पास में एक सुपर ब्लड लाइन आ चुका है, फिर इसका पावर भी इंक्रीज कर चुका है। तांगसंग को भी गॉड लेवल पे जाना है, लेकिन उससे पहले ये अपने सभी ब्लड लाइन को 9th ईयर के पीक पे लेकर जाना चाहता है, तब तक इसे वेट करना होगा। और अभी इसका सभी ब्लड लाइन 9th ईयर के पीक पे जा रहे हैं। इस टाइम पे इसका टाइम स्किल 9th ईयर पे है। पिकॉक और लाइगर स्किल ये दोनों ही अभी 9th ईयर के पीक पे जाने वाले हैं। जिंग जिंग ये अभी अननोन है। तांगसंग काफी टाइम ट्राई भी किया था इसे कॉल करने का, मगर कोई भी रिस्पॉन्ड इसे अभी तक मिला भी नहीं है। इसका लिंक्सी आई का कल्टिवेशन भी काफी स्लो है। टाइम स्टेट 9th ईयर पे आने के बाद से ये काफी स्लो हो चुका है, इसका कल्टिवेशन भी काफी स्लो हो रहा है। तांगसंग सोचता है कि इसे अभी भी आधा साल लग ही जाएगा प्रिपरेशन को करने में, तब जाकर ये गोल्ड लेवल पर जा भी सकेगा। सुपर ब्लड लाइन जिनमें ट्रांसफॉर्मेशन से तांगसंग का फिजिकल पावर पहले से काफी इंक्रीज कर चुका है। तांगसंग इस स्किल को यूज करने का ट्राई भी किया था और इसे तांगसंग समझ चुका है कि जब ये इस स्किल को यूज करेगा फिर इसका डिफेंस से एक डेमन किंग लेवल का पर्सन भी इसके डिफेंस को ब्रेक नहीं कर सकता है। तांगसंग ब्लू सिल्वर एम्पर को इवॉल्व होता हुआ देखना चाहता है। हालांकि अभी भी इसका ब्लू सिल्वर एम्पर स्किल 2nd ग्रेड ब्लड लाइन पे ही है, तो अभी भी इसे काफी इंप्रूव करना बचा हुआ है। वेट करते हुए अब 3 दिन भी बीत जाते हैं। मी गोंजी आती है तांगसंग के पास, दोनों मिलते हैं और ये कैरी सिटी की ओर जाने लगते हैं। मी गोंजी कहती है तुम्हें टेलीपोर्ट करना पहले से हार्ड क्यों हो गया है? ये कहता है मैं पहले से ज्यादा भारी हो चुका हूँ, तुम्हें याद है मैंने कहा था मैं दूसरे के ब्लड लाइन को लेकर अपना बना सकता हूँ। कंपटीशन में मैंने मैनमुथ डीमन और बीहमत डीमन के ब्लड को लिया था और उसे मैंने एब्जॉर्ब कर लिया है, और एब्जॉर्ब करने के बाद मैंने उसे फ्यूज कर दिया है, इस कारण से ही ये चेंजेस भी आया है। इस पे मी गोंजी कहती है तुम 2 ब्लड लाइन को फ्यूज कर सकते हो? तांगसंग कहता है हाँ मेरा एक्सपीरियंस है, वैसे ब्लड लाइन इजिली फ्यूज हो जाते हैं जिनमें सेम एबिलिटी होता है। बीहमत डीमन और मैनमुथ डीमन के ब्लड को फ्यूज करने से एक पावरफुल सुपर ब्लड लाइन भी फॉर्म हुआ है। मी गोंजी कहती है फिर मेरा भी ब्लड लाइन फ्यूज हो सकता है? तांगसंग कहता है पिकॉक ब्लड लाइन और व्हाइट टाइगर ब्लड लाइन दोनों में काफी डिफरेंस है, तो फ्यूज करने से बेटर रिजल्ट भी मिलेगा या नहीं मिलेगा इसका कोई चांस नहीं है, और ये करना भी काफी हार्ड होता है। इस तरह का थिंग को करने के टाइम पे वर्ल्ड की तरफ से काफी प्रेशर भी क्रिएट होता है। जब भी सुपर ब्लड लाइन का जन्म होता है तो फिर काफी ग्रेट प्रेशर भी पड़ता है, और उस तरह का प्रेशर तुम हैंडल नहीं कर सकोगे जब तक कि तुम्हारे पास में असुरा सोर्ड नहीं आ जाता। मी गोंजी थोड़ा डाउन फील करती है और कहती है तुम्हारा ये न्यू स्किल जिनमेंग कितना ज्यादा पावरफुल हो चुका है। तांगसंग कहता है अगर मैं सही कहूँ फिर मैं एक एवरेज डीमन किंग लेवल के पर्सन के बराबर आ चुका हूँ। एक एवरेज डीमन किंग लेवल का पर्सन मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता। इस पे मी गोंजी कहती है इतना स्ट्रॉन्ग हो चुके हो? तांगसंग कहता है मैं स्ट्रॉन्ग रहूंगा फिर तो तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकूंगा। बात करते हुए अब ये दोनों पिकॉक रेसिडेंस में आ जाते हैं और तांगसंग को यहाँ पे वेट करने को ये कहती है, और ये बोलकर ये अपने फादर को ढूंढने जाती है। तांगसंग यहाँ पे इसके मैंशन को चेक करता है। तांगसंग सोचता है कि इसके पिछले लाइफ में जब ये गॉड लेवल पे जाने वाला था उससे पहले ही ये उस वर्ल्ड में एक पावर हाउस बन चुका था, मगर इस वर्ल्ड में अभी भी ये कुछ भी नहीं है। ये वर्ल्ड पिछले वर्ल्ड से काफी ज्यादा पावरफुल भी है, यहाँ पे एनिमी भी काफी ज्यादा पावरफुल है, ये प्लेन भी हाई लेवल का है, तभी तो यहाँ पे काफी सारे एम्परर भी एक साथ में यहाँ पे रह भी पाते हैं, मगर फिर भी ये एक गॉड वर्ल्ड नहीं है। तांगसंग को अभी भी काफी प्रॉब्लम होने वाला है इसे कैरी सिटी का लॉर्ड बनाने में। हालांकि एक बार जब ये गॉड लेवल पे चली जाती है फिर इससे ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, ये सुरा सॉर्ड को भी यूज कर सकेगी, मगर तांगसंग को एक गॉड लेवल पे जाने के लिए काफी प्रॉब्लम भी होने वाला है। थोड़ी देर में पिकॉक डीमन किंग भी आ जाते हैं और तांगसंग को देखते हैं। मी गोंजी ऑलरेडी तांगसंग के बारे में बता चुकी है इन्हें कि
ये सी गॉड का दूत है। जब ये तांगसंग को देखते हैं फिर ये इसके ब्लड लाइन को भी फील कर लेते हैं और कहते हैं इस तरह का तो ब्लड लाइन मैंने कभी भी सुना नहीं है और ना ही कभी देखा है। इस लेवल पे होने पे भी इसका ब्लड लाइन का लेवल एक डिमन किंग पे फील होता है। अब ये बैठते हैं और बातें करते हैं। पीकॉक डिमन किंग कहते हैं तुम सी गॉड के दूत हो, तुम इसे कैसे प्रूव करोगे। ये सुनकर तांगसंग अपने फॉरहेड से गोल्डन लाइट को रिलीज करता है। फिर इसका ट्राइडेंट का सिंबल भी आता है। इसका ऑरा को फील कर पीकॉक डिमन किंग कहते हैं ये वही ऑरा है जो उस टाइम पे अपीयर हुआ था जब ये जिंगफिंग डिमन एम्परर से फाइट कर रहे थे। ये कहते हैं लास्ट टाइम उन्होंने मेरे क्लैन और सिटी को प्रोटेक्ट किया था, हो सके तो फिर मैं उनसे मिलना चाहूंगा, मैं उन्हें थैंक्स कहना चाहता हूँ। तांगसंग कहता है मेरे लॉर्ड अभी कल्टीवेट कर रहे हैं और उनका कल्टीवेशन काफी लंबा चलता है, वो कब बाहर आएंगे मैं भी नहीं जानता। हालांकि उन्होंने कहा है कि एक बेटर फ्यूचर के लिए वो कैरी सिटी का हेल्प जरूर करेंगे। थाउजेंड्स ऑफ सी क्लैन हेल्प करने को रेडी है। एक बार मी गोंजी ने हेल्प किया था, उस हेल्प से मेरे लॉर्ड काफी खुश हुए थे, इस कारण से भी वो इसका हेल्प भी करना चाहते हैं। पीकॉक डिमन किंग भी तांगसंग के बातों पे यकीन करने लगते हैं। तांगसंग कहता है अगर मी गोंजी सिटी लॉर्ड बन जाती है फिर हमारा फ्रेंडशिप भी काफी आगे तक जा सकता है और हमारे बीच में ट्रस्ट भी बना रहेगा, फिर हम काफी बिजनेस भी कर सकते हैं। अगर मी गोंजी गॉड लेवल पे ब्रेक थ्रू करना चाहती है फिर ये ब्लू ओशियन में आ सकती है, इसे मेरे लॉर्ड का पावर प्रोटेक्ट करेगा। ये सुनकर पीकॉक डिमन किंग भी कहते हैं ठीक है, अगर वो हेल्प करना चाहते हैं फिर ये सही रहेगा। ये कहते हैं अगर उन्हें कोई हेल्प चाहिए होगा फिर मुझे तुम जरूर बताना। इस पे तांगसंग ने कहता है मेरे लॉर्ड को अभी एक आइटम चाहिए और ये स्काई फायर आयरन के बारे में बताता है। ये सुनकर ये कहते हैं तुम जिस आइटम के बारे में बात कर रहे हो इसे लावा आयरन भी कहा जाता है, ये काफी रेयर है, फिर इसे ढूंढने में भी काफी समय लग सकता है। तांगसंग कहता है मैं कोई जल्दीबाजी में नहीं हूँ, तब तक मैं मी गोंजी के साथ में ही यहाँ पे रहूंगा और इसे प्रोटेक्ट करूंगा। इस पे ये कहते हैं ठीक है फिर मैं अरेंजमेंट करवा देता हूँ। तांगसंग भी जानता है कि इस लावा आयरन को यूज कर यह वेपन को रिफाइन कर सकता है। तांगसंग इसका काफी गुड यूज भी कर सकता है। पीकॉक डिमन किंग तांगसंग से कुछ और भी क्वेश्चंस करते हैं सी गॉड को लेकर। टाइम अभी कम है, ये भी जानते हैं कि अभी इनके पास में ज्यादा रास्ता भी नहीं है, फिर ये सी गॉड पे यकीन नहीं करते हैं। अब तो लोकेशन भी तय हो चुका है मी गोंजी के ब्रेक थ्रू करने का, कुछ दिन में अब ये निकलने वाले हैं। अभी के लिए तांगसंग मैंसन में ही रुक जाता है। इधर मी गोंजी सोच रही है कि ये जब भी पहले तांगसंग के साथ में हुआ करती थी इसे एक डिफरेंट फीलिंग आता था जो कि सुरा के साथ में कभी भी ये फील नहीं किया करती थी। ये सोचती है शायद ये फीलिंग पिछले लाइफ का भी हो सकता है, ये अभी भी अपने पिछले लाइफ की मेमोरी को याद नहीं कर सकती है। अब 2 दिन भी फास्ट बीत जाते हैं, आज ये निकलने वाले हैं। एक बार मी गोंजी गॉड लेवल पे चली जाती है फिर थिंग्स भी काफी डिफरेंट हो सकता है। पिकअप क्लैन में भी दूसरे को कन्विंस किया जा सकेगा आसानी से। मॉर्निंग में तांगसंग अब मी गोंजी के पास में आता है और इसे थिंग्स को पैक करने को कहता है। ये निकलने वाले हैं थोड़ी देर में। अब थोड़ी देर के बाद ये ब्रेकफास्ट करने के बाद अब ये निकलते हैं यहाँ से। दोनों टेलीपोर्ट होकर कैरी सिटी के गेट पे आ जाते हैं। यहाँ पे पीकॉक डिमन किंग ऑलरेडी इनका वेट कर रहे थे। पीकॉक डिमन किंग इन्हें अब टेलीपोर्ट करके एक बार में सी एरिया में लेकर चले आते हैं। तांगसंग ब्लू ओशियन को देखकर रिफ्रेश हो जाता है। कहा जाता है कि इस वर्ल्ड में ओशियन साइड में काफी क्रिएचर रहते हैं जैसे कि एल्फ भी रहते हैं और होली लाइट क्लैन भी रहता है, लेकिन ये मॉन्स्टर और स्पिरिट के कंपैरिजन में काफी वीक भी है क्योंकि ज्यादा एनर्जी तो इस प्लेन का एंसेस्ट्रल कोड ही खींच लेता है। फिर इनके पास ज्यादा एनर्जी भी नहीं बचता ताकि ये कल्टीवेट भी कर सके। पीकॉक डिमन किंग भी इस टाइम पे इनके साथ में है और ये भी देखना चाहते हैं कि तांगसंग सी में क्या क्या कर सकता है। बस एक थिंग ही रह जाता है गॉड लेवल पे जाने का। जबकि इसके साथ में तांगसंग और पीकॉक डिमन किंग है फिर इसे ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं होना चाहिए, लेकिन इसे अभी भी काफी डिफिकल्टीज का सामना करना पड़ सकता है थंडर ट्रिबुलेशन के टाइम पे। और इसका थंडर ट्रिबुलेशन कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है और कितना ज्यादा भयानक होगा ये हम आगे के पार्ट में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए थैंक यू।